हाय किड्स, स्टैंडर्ड 5 सोशल स्टडीज़ बुक निकालिए अपनी। चैप्टर 4 वेदर एंड क्लाइमेट। पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने एटमॉस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट, ये सब क्या होता है, ह्यूमिडिटी, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट को कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है उनके बारे में पढ़ेंगे आप। लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड क्या है, पहले तो ये पिक्चर देखिए आप। सन रेज ऑन द अर्थ, सन की किरणें अर्थ पे आ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट रेज है, ये है इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। स्लांटिंग रेज, इनकी रेज बढ़ जाती है। लैटिट्यूड रिफर्स टू द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या बताता है, किसी भी प्लेस का डिस्टेंस इक्वेटर से कितना है, वो ये बीच वाला इक्वेटर है। इक्वेटर रिसीव्स more sunlight than any other place on the earth। इक्वेटर जो है वो सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पाता है। As it is the closest to the sun, क्योंकि वो सन से पहले मिलता है, सबसे क्लोजेस्ट है, नज़दीक है, इसीलिए। As we move away from the equator towards the poles, जैसे ही हम इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जो तापमान है, जो सूर्य की गर्मी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। ये जो वेरिएशन है, ये शेप धरती के, पृथ्वी के शेप की वजह से है। एंड द एंगल एट विच द सन्स रेज फॉल ऑन इट, और उस एंगल से, जिस एंगल से सूर्य अपनी किरणें गिराता है पृथ्वी पे, उसकी वजह से ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। वी नो दैट द अर्थ इज स्फीरिकल इन शेप एंड इट्स एक्सिस इज टिल्टेड। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है, जो धरती है, वो गोल है और उसकी जो एक्सिस, जो उसकी धरी है, वो ऐसे टेढ़ी है, सीधी नहीं है, से टेढ़ी है। हैंस द रेज ऑफ द सन फॉल इधर वर्टिकली और स्लांटिंग ऑन इट्स सरफेस। इसकी वजह से जो सूर्य की किरणें हैं, या तो वो वर्टिकली सीधी आती है या फिर स्लांटिंग टेढ़ी आती है ऑन इट्स सरफेस। The vertical rays pass through a less volume of atmosphere and hardly lose heat। जो vertical rays है, जो सीधी रेज किरणें आती है, वो hardly lose heat, वो अपनी गर्मी बहुत ही कम मात्रा में छोड़ती है। That is why the region near the equator which receive direct sun rays आर वार्मर। इसी वजह से जो इक्वेटर पे आते हैं, उन लोगों को सूर्य की गर्मी ज़्यादा लगती है। ऑन द अदर हैंड द स्लांटिंग रेज पास थ्रू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। जो स्लांटिंग रेज है, यहाँ देखिए आप नीचे पिक्चर में, वो दूर जाती है, एटमॉस्फेयर से दूर जाती है। एंड लूज हीट इन द एयर, और वो अपनी गर्मी जो है वो एयर में छोड़ देती है। इसकी वजह से यहाँ के जो रीजन्स है, आर फ्रॉम द इक्वेटर विच गेट स्लांटिंग रेज ऑफ द सन आर कोल्ड, तो वो सारे ठंडे हैं, कोल्ड है। एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड जो है वो हाइट ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का हाइट, अबव द सी लेवल, जो सी लेवल दरिया की या जो सी लेवल है उससे ऊंची है, वो। एज ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड टू ईच अदर। पूरी दुनिया में जितने भी सी है, दरिया है, सब के सब एक दूसरे से
मिले हुए हैं, लिंक है। Their level is the same all over the earth. उनका लेवल पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। सी लेवल इज हैंस टेकन एज द पैरामीटर फॉर मेजरिंग द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। जो सी लेवल है वो पैरामीटर की तरह यूज होता है एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए। एल्टीट्यूड, किसी भी प्लेस का एल्टीट्यूड मापने के लिए जो सी लेवल है वो पैरामीटर है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इज एल्टीट्यूड। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो उसके एल्टीट्यूड को अफेक्ट करती है। एल्टीट्यूड उस क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। द एयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस इज डेंस एंड अब्जॉर्ब मोर हीट। जो भी हवा है, एयर है, क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस के नज़दीक जो भी एयर है वो सारी डेंस एंड अब्जॉर्ब मोर हीट, वो सबसे ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है, गर्मी अब्जॉर्ब करती है। दिस मेक्स प्लेसेस एट लोअर एल्टीट्यूड हॉट। इसकी वजह से जो लोअर एल्टीट्यूड है वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। द एटमोसफियर इज थिनर एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ही हॉट मतलब गर्मी लो होती जाएगी, ऊपर ठंड बढ़ती जाएगी। किसी भी जगह अगर हम हिल पे चढ़ेंगे तो नीचे का तापमान जहाँ पे है हम खड़े हैं, और वहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर का तापमान वो अलग होगा, नीचे थोड़ा गर्म होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो ठंडा होता जाएगा। इट अब्जॉर्ब लेस हीट मेकिंग द प्लेस इन हिली एरियाज कोल्ड। इसकी वजह से जो हिली एरिया है, जो ऊपर का पार्ट है, वो सब ठंडे होते हैं। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विथ आइस इन विंटर एंड हिल स्टेशन आर कोल्ड इवन इन समर। इसी की वजह से ठंड के मौसम में जो भी माउंटेन पीक है, माउंटेन की जो चोटियाँ हैं वो सारी बर्फ़ से घिरी हुई होती है विंटर में, और गर्मी के मौसम में भले ही वहाँ पे बर्फ़ ना हो लेकिन वो होता ठंडा ही है, गर्म नहीं होता है। हाँ, सिर्फ बर्फ़ नहीं होता है लेकिन होता ठंडा ही है, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शिमला विच इज़ एट अ हाई एल्टीट्यूड इज़ ऑलवेज कूलर। शिमला में आप कभी भी जाओ, इवन इन समर, आप समर में भी जाओ, गर्मी के मौसम में भी जाओ, वो ठंडा ही होता है, कूलर देन दिल्ली विच इज़ एट लो एल्टीट्यूड। दिल्ली से ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली का जो एल्टीट्यूड है वो लो है, नीचा है, इसकी वजह से वहाँ पे गर्मी होती है। लेकिन शिमला में आप कभी भी जाओ वहाँ पे ठंडी होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब सी से कितना डिस्टेंस पे है, कैसे वहाँ का क्लाइमेट और वेदर होता है वो। द डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब सी से कितना दूर है वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। प्लेसेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट बट प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी आर वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर। जो सी के नज़दीक के प्लेसेस है वो मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं, मतलब ठंडी में ठंड, गर्मी में गर्म, इस तरह से एवरेज होता है वहाँ का क्लाइमेट। बट जो प्लेसेस सी से, दरिए से दूर होते हैं, वो विंटर में बहुत ही ठंड होती है वहाँ पे, और समर में बहुत ही गर्मी होती है वहाँ पे। जो सी से नज़दीक होते हैं वहाँ का क्लाइमेट एवरेज होता है, ठंडी में ठंडा, गर्मी में गर्मा, लेकिन एवरेज, मीडियम। लेकिन जो सी लेवल से दूर होता है वो ठंड में बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दिस इज़ बिकॉज लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड लूजेस हीट फास्टर देन वाटर। क्योंकि जो लैंड है, जो धरती है, वो हीट मतलब गर्मी
सबसे जल्दी लेती भी है और छोड़ती भी है वाटर से ज़्यादा। पानी जितनी जल्दी गर्मी और ठंडी को सोख करता है उससे ज़्यादा कोई भी लैंड जो होती है वो गर्मी को या लेती है या फिर छोड़ती है। इसीलिए जब लैंड के ऊपर गर्मी ज़्यादा हो तो गर्मी बहुत होती है और ठंड ज़्यादा हो तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। यही चीज़ पानी में थोड़ी देर के बाद पता चलती है। ड्यूरिंग समर लैंड गेट्स heated quickly and the air above the land surface becomes hot। समर के मौसम में मतलब गर्मी में जो लैंड है वो फटाफट हीटेड क्विकली एंड देयर एयर अबोव, वो लैंड भी फटाफट गर्म होती है और उसके ऊपर जो एयर होती है, हवा होती है, उसे भी फटाफट वो गर्म करती है। लैंड सरफेस बिकम्स हॉट, और वो सरफेस भी उसका गर्म हो जाता है। दिस हॉट एयर राइजेज अप, और ये गर्माहट बढ़ती रहती है। द कूल एयर अबव द सी, जो सी के ऊपर की ठंडी हवा है, ब्लोज टूवर्ड द लैंड, वो लैंड की तरफ बढ़ती है। टू ऑक्यूपाई द स्पेस क्रिएटेड, उसने सी के ऊपर जो एयर बहती है उसने जहाँ तक अपनी स्पेस क्रिएट की है वहाँ तक वो अपनी ठंडी हवा जाने देता है। दिस कूल एयर ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस क्लोजर टू द सी, ये जो ठंडी हवा है वो सी के नज़दीक के जो प्लेसेस है उसकी पूरी हवा को ठंडी हवा में बदल देती है। एंड डज नॉट मेक देम हॉट, और ये ठंडी हवा गर्मी की गर्म हवा को आने नहीं देती है, उन्हें भी ठंडी कर देती है। द प्लेसेस विच आर फार अवे फ्रॉम द सी, जो भी प्लेस है जो सी या दरिए से दूर है, डू नॉट गेट दिस कूल एयर, उन्हें ये ठंडी हवा मिल पाती नहीं है। एंड रिमेन हॉट इन समर, इसी की वजह से ये इनकी हवा गर्मी के मौसम में गर्म ही रहती है। लेकिन जो सी के नज़दीक होती है वो उसमें गर्मी की हवा ठंडी हो जाती है क्योंकि वहाँ से सी नज़दीक है। आया समझ में सबको? चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर, अब ठंड के मौसम में ये क्या था, गर्मी। लैंड जो है वो गर्मी और ठंडी दोनों फटाफट कैचअप करती है वाटर से ज़्यादा, बरोबर? आया समझ में? अब जो सी के नज़दीक है उसके ऊपर ठंडी हवा बहती है, जो गर्मी के मौसम में गर्म हवा होती है उसे ठंडी कर देती है। और जो ठंडी हवा है वो उसके नज़दीक के एरिया में प्लेसेस में ठंड कर सकती है, लेकिन जो सी से बहुत दूर है उनको वो ठंडी नहीं कर पाती है। इसी वजह से जो सी से दूर है वहाँ समर में बहुत ही गर्मी लगती है। ये था समर। अब है विंटर। लैंड becomes cooler than the water in the sea, जो लैंड है वो सी से ज़्यादा ठंडा होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि लैंड गर्मी और ठंडी वाटर से पहले अब्जॉर्ब कर लेती है। तो द वार्म एयर अबव द सी राइजेज अप एंड मूव्स टूवर्ड लैंड, इसकी वजह से गर्मी के मौसम में हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले कि बादल कैसे बनते हैं। कोई भी वाटर बॉडी हो उसके ऊपर सन की किरणें पड़ती है और वो जो किरणें हैं वो पानी अब्जॉर्ब करती है। इसकी वजह से वहाँ पे वार्मनेस हो जाती है, गर्माहट हो जाती है, क्योंकि वो पानी ऊपर जाता है, गर्म पानी ऊपर जाता है इसकी वजह से, और ऊपर जाके बादल बनता है। तो वो वार्म एयर द सी राइजेज अप एंड मूव्स टूवर्ड लैंड। अब क्या होगा, जो सी है उसमें से गर्म पानी ऊपर जाएगा, गर्म हवा ऊपर आएगी जो लैंड की तरफ जाएगी। दिस रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस अलॉन्ग द कोस्ट, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कोस्ट का बदलेगा। बाय द टाइम दिस एयर रिचेज द प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी, इसकी वजह से ये जो हवा है जो सी से दूर जो प्लेस है वहाँ पे जाएगी। इट लूजेज इट्स वार्म, जैसे जैसे दूर जाएगी वो अपनी गर्माहट कम करती जाएगी। हैंस दिस प्लेस रिमेन कोल्ड इन विंटर, इसी की वजह से जो प्लेसेस सी से दूर है वो ठंड के मौसम में ठंडे रहते हैं।
क्योंकि सी के ऊपर जो गर्म हवा आती है वो अपने नज़दीकी प्लेसेस में ही गर्म हवा फेंक सकती है, बहुत दूर है वहाँ पे वो गर्म हवा डाल नहीं सकती, इसकी वजह से विंटर में वो सारे प्लेसेस ठंडे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सी, हैदराबाद है जिसके आजू बाजू कोई सी नहीं है, कोई वाटर बॉडी नहीं है, वो बहुत ही दूर है। इज़ हॉटर इन समर, वो गर्मी के मौसम में बहुत ही गर्म होता है क्योंकि वहाँ आजू बाजू कोई पानी की वाटर बॉडी नहीं है। एंड कूलर इन विंटर, इसकी भी वही वजह है कि उसके नज़दीक कोई सी नहीं है। देन विशाखापट्टनम विच इज़ ऑन द कोस्ट, क्योंकि विशाखापट्टनम से अलग होता है, विशाखापट्टनम के नज़दीक सी है जो ठंड के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में ऊपर गर्म हवा फेंकता है, इसकी वजह से वहाँ पे गर्म हवा रहती है ठंड के मौसम में। और विंटर में जो सी से दूर है वो बहुत ही ठंडा रहता है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड्स की डायरेक्शन, उसकी दिशा कहाँ पे वो जाती है और कैसे जाती है, जो हमने आगे पढ़ा ना अभी, वो इस चित्र में दिखाया गया है। हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा हॉरिजॉन्टली बहती है उसे बोलते हैं विंड। हॉट विंड्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, जो गर्म हवा है वो टेम्परेचर बढ़ाती है। वाइल कोल्ड विंड्स डिक्रीज इट, और जो ठंडी हवा है वो टेम्परेचर को ठंडा करती है, डिक्रीज करती है। इतना तो रेडी है, सबको समझ में आता है? ओके। विंड्स ऑल्सो ब्रिंग रेन टू द प्लेसेस वेयर दे ब्लो, और जिस दिशा में ये विंड्स बहती है उन्हीं की वजह से रेनफॉल भी होता है। द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड, मतलब ये सी है, यहाँ से जो हवा बहती है लैंड की तरफ उसे बोलते हैं ऑन शोर विंड और सी ब्रीज। सी में से आती है ना तो उसे बोलते हैं सी ब्रीज या फिर ऑन शोर विंड। ओके। इट कैरीज मॉइस्चर एंड मेक्स द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया आर ह्यूमिड। ये जो पानी में से हवा बहती है और लैंड की तरफ जाती है, इसकी वजह से क्लाइमेट में नमी आती है, क्योंकि इसका पानी ऊपर जाता है, सन की किरणें हैं वो पानी सोख करता है, इसकी वजह से यहाँ पे नमी बनती है। ये नमी को बोलते हैं ह्यूमिड, और ये यहाँ के एरिया में नमी ज़्यादा होती है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स रेन टू दिस एरिया, इसी के वजह से इनके एरिया में बारिश भी होती है। द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी इज कॉल्ड ऑफशोर विंड, और जो हवा लैंड से होकर सी में आती है, ये थी सी में से लैंड में जा रही थी, वो थी ऑनशोर विंड सी ब्रीज, और ये जो है लैंड में से सी में जा रही है उसे बोलते हैं ऑफशोर विंड या फिर लैंड ब्रीज। ओके, ऑपोजिट है दोनों। इट इज़ ड्राई एंड डज नॉट कैरी मॉइस्चर, ये ड्राई होती है और यहाँ पे कोई मॉइस्चर होता नहीं है, कोई नमी होती नहीं है। ओके, सिंपल, आया समझ में सबको? आगे, इंडिया इज अफेक्टेड बाय सीजनल विंड्स नोन एज मॉनसून। इंडिया जो है वो सीजनल है, अफेक्ट करता है, और उसे बोलते हैं मॉनसून। द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेन फ्रॉम जून टू सितंबर। जो साउथ वेस्ट का मॉनसून है वो जून से सितंबर में आता है। एंड द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेन ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी, और नॉर्थ ईस्ट का जो मॉनसून है वो दिसंबर और जनवरी में रेन लाता है। ओके, आ गया समझ में? चलिए, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो क्लाइमेटिक जोन्स है वो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। ओके, तो आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर ए ये चार्ट, एक्सरसाइज नंबर बी ये ब्लैंक्स, एंड एक्सरसाइज नंबर सी ये वाली ब्लैंक्स।
आपको टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करनी है। हमने चैप्टर यहाँ तक ख़त्म किया। ओके, सिर्फ ये क्लाइमेटिक जोन ही बाकी है, तो इनसे जो जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे वो आप लेफ्ट कर देना, और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है मतलब ए, बी और सी एक्सरसाइज में वो आपको फिलअप करने हैं। जो ना आए वो आप छोड़ सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब समझाऊंगी तब आपको भरवा दूंगी। ओके, आ गया समझ में? तो आपका होमवर्क है राइट डाउन एक्सरसाइज ए, बी एंड सी, ए टू सी फ्रॉम चैप्टर 4। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज ए, बी एंड सी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करनी है। इसी में ही चार्ट फिलअप करना है, ये इसका आंसर इसी में लिखने हैं। ओके, अगर कोई आंसर नहीं आता है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बता दूंगी। ओके, आ गया समझ में? थैंक यू।